दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है? एसएससी अब सिर्फ नदियों का नाम नहीं पूछ रहा। अब वो उनके यू टर्न्स, उनके लोकल नेम्स और उनके ब्रिज नेम्स पर फोकस कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय निशा। आज के सेशन में हम टॉप 15 पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी, बल्कि फ्लो चार्ट की मदद से हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नोन एज टैंग्सपो इन तिब्बत? तिब्बत में किस नदी को तांग्सपो के नाम से जाना जाता है? एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता। आपको बताना है तिब्बत में किस नदी को तांग्सपो के नाम से जाना जाता है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तांग्सपो के नाम से जाना जाता है। अब हम समझते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का सफ़र। फ्लोचार्ट की मदद से समझेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का सफ़र मीन्स कहाँ से इसका उद्गम हुआ, फिर इंडिया के कौन कौन से राज्य से ये पास हो रही है, फिर ये कहाँ जा रही है, और अंतिम में ये कहाँ जाके कहाँ मिल जाती है। तो हम इसके पूरे सफ़र को समझेंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ब्रह्मपुत्र नदी के रिलेटेड। तो चलिए समझते हैं। इसका उद्गम होता है तिब्बत में, जो कि है चीन में। अब तिब्बत में कहाँ से? तिब्बत में है हमारा एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमायुंडुंग ग्लेशियर, जो मानसरोवर झील के पास है। तो तिब्बत में तिब्बत जो कि चीन में है, चेमायुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जो मानसरोवर झील के पास है। बट क्या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। वहाँ पर तिब्बतीय नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है यारलुंग तांग्सपो, जो अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमें ये समझ में आ गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग तांग्सपो के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है कि कौन से ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तो चेमायुंडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये तिब्बत से हमारे इंडिया में एंटर करेगा। अब इंडिया में एंटर सबसे पहले कहाँ पे कर रहा है? इंडिया भारत में प्रवेश कर रहा है या अरुणाचल प्रदेश राज्य से। ठीक है, बट क्या अरुणाचल प्रदेश में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं हम? बिल्कुल नहीं। इसको जाना जाता है दिहांग या सियांग के नाम से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या अरुणाचल प्रदेश से अब ये कहाँ पे जा रहा है? अब अरुणाचल प्रदेश से ये जा रहा है असम में। असम में ऑलरेडी हमारे पास दो नदियाँ हैं, जिसका नाम है दिबांग और लोहित। तो जब ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में एंटर करती है, तो दिबांग और लोहित नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम एक्चुअल में क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। तो ऑफिशियली हम यहाँ पे जब दिबांग और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, तो इसको हम ऑफिशियली आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहलाती है ये नदी। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र नदी इतना बड़ा स्वरूप ले लेती है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जो जिसका नाम है माजुली द्वीप, माजुली आइलैंड, और या फिर हम कह सकते हैं माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये किस वजह से बन रही है? ब्रह्मपुत्र नदी जब दिबांग और लोहित के साथ मिलती है, तब जाके इतना बड़ा हमारा विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप बनती है, जिसको हम कहते हैं माजुली द्वीप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या ये असम से अब कहाँ जाएगी? अब इंडिया में इसने कवर कर लिया, अब ये इंडिया से बाहर जा रही है। अब ये प्रवेश कर रही है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है, क्या इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब वहाँ जाके इसका नाम बदल गया है। अब वहाँ जाके इसका नाम हो जाता है जमुना। ये यमुना बिल्कुल नहीं है, ये जमुना है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र में जब ये एंटर कर रही है, तो इसका नाम बन गया है जमुना। अब वहाँ पे ये मिल जाती है गंगा नदी के साथ। बट हम भारत में गंगा को गंगा कहते हैं, बट बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। सो बांग्लादेश में पद्मा और जमुना ये दोनों का मिलन होता है। ये जब दोनों नदियाँ मिलती है, तो इसका नाम
ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या बन जाता है? मेघना। तो मेघना नाम से बांग्लादेश में ये जानी जाती है। कब? जब पद्मा और जमुना दोनों मिल जाते हैं। अब ये मेघना नदी फिर कहाँ पे जा रही है? अंतिम इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे है? अब ये चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। मतलब जितना मेघना नदी का पानी है वो सब किस में चला जाएगा? बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा सफ़र, जो निकली थी चाइना से तिब्बत। वहाँ से इसने इंडिया में एंटर किया, सबसे पहले अरुणाचल में से, फिर असम में आई, फिर असम से ये बांग्लादेश में एंटर करते हैं, फिर बांग्लादेश से ये बे ऑफ बंगाल, जो कि हम बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी में पूरा पानी समाहित हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिटी ऑफ देवप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर? देवप्रयाग शहर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और धौली गंगा, लास्ट ऑप्शन भागीरथी और मंदाकिनी। आपको बताना है देवप्रयाग, जो कि है उत्तराखंड में, ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी। एक तरफ से अलकनंदा आती है, कहाँ से आती है? बद्रीनाथ से आती है। एक तरफ से आती है भागीरथी, जो आती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी निकलती है हमारे बद्रीनाथ से। ये जब दोनों नदियों का मिलन होता है, ये मिलन होता है पावन स्थान पे, जिसको क्या कहा गया है? देवप्रयाग कहा गया है। और ये देवप्रयाग स्थित है हमारे उत्तराखंड में। सो जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो क्या बनाती है? गंगा बनाती है। और क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की बाई ओर की सहायक नदी है? एसएससी एमटीएस 2023 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं सोन, यमुना, घाघरा या केन। आपको बताना है गंगा की बाई ओर की सहायक नदी कौन सी है? और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, घाघरा। वैसे तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, बट एग्ज़ाम में कुछ 8-10 सहायक नदियां हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप ये देख सकते हैं, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना, पुनपुन, दामोदर और सोन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एसएससी सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील, वेरीनाग, गंगोत्री। आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मानसरोवर लेक, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की जो रेंज है वहाँ पे मानसरोवर झील है, वहाँ से हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए अब हम इसे सिंधु नदी का पूरा सफ़र पढ़ समझते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन कौन से राज्य से वो पास होती है और एट लास्ट वो कहाँ पे जाके मिल जाती है। तो चलिए समझते हैं इन उद्गम से अंत तक का सफ़र। चलिए, अब इसका उद्गम भी तिब्बत से ही होता है। तिब्बत, जो कि हमने डिस्कस किया था, तिब्बत चीन में है। और ये कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी ग्लेशियर से निकलती है? सो इसका जन्म होता है बोखुरचू ग्लेशियर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, बोखुरचू ग्लेशियर से ये निकलती है।
अब क्या इसका नाम तिब्बत में सिंधु होगा? बिल्कुल नहीं। तिब्बत में इसे सिंधु नहीं बल्कि सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। और सिंगी खम्बन का मतलब होता है शेर का मुख। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम ये समझ गए कि तिब्बत से इसका उद्गम होता है, बोकुचू ग्लेशियर से, और वहाँ पे इसका नाम है सिंगी खम्बन। ठीक है। अब ये प्रवेश कर रही है हमारे भारत में, बट ये भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है, कौन से राज्य से? तो ये प्रवेश कर रही है हमारे लद्दाख से, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब सिंधु नदी दमचोक नामक स्थान से भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कौन से स्थान से? एंट्री पॉइंट क्या है, इंडिया में एंटर करने का एंट्री पॉइंट क्या है? तो दमचोक है, जो कि लद्दाख में स्थित है। एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से पर्वत श्रेणियों के बीच में से ये नदी निकलती है? तो लद्दाख श्रेणी और झांस्कर श्रेणी के बीच से जो हमारी सिंधु नदी है वो बहती है। जो हमारा लेह शहर है वो भी इसी के तट पर स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये भारत में एंटर कर चुकी है, लद्दाख में आ चुकी है। अब ये जा रही है पाकिस्तान की ओर। यह गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अटक के पास पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में आती है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था फैक्ट, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। मिठनकोट, पाकिस्तान के मिठनकोट में यह उन 5 नदियों से के संयुक्त जल से मिलती है। कौन सी 5 नदियों के संयुक्त जल से मिलती है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारी जो सिंधु नदी है वो किन 5 नदियों के संयुक्त जल से मिलती है पाकिस्तान के मिठनकोट में? तो आपका आंसर होना चाहिए झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन पांचों को मिलाकर कहा जाता है पंच नद कहा जाता है। अब अंत में ये पाकिस्तान से कहाँ जा रही है? ये पाकिस्तान के कराची शहर के पास एक विशाल डेल्टा बनाती हुई अंत में सिंधु नदी अपना सारा जल अरब सागर में गिरा देती है। तो हमने देखा कि ये तिब्बत से निकलती है, जो कि चाइना में है, बोकुरचू ग्लेशियर से निकलती हुई, वहाँ पे इसका नाम है सिंगी खम्बन। फिर ये हमारे भारत में प्रवेश करती है लद्दाख में। एंट्री पॉइंट का नाम क्या है? दमचोक। और श्रेणी का नाम आपको याद रखना है लद्दाख और झांस्कर श्रेणी। फिर यहाँ से एंटर करके ये भी पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान के मिठनकोट में ये 5 नदियों के साथ उनके साथ मिल जाती है और अंत में ये अरब सागर में पूरा का पूरा अपना जल गिरा देती है। तो ये था हमारा सिंधु नदी का सफ़र। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, आप इसका फैक्ट्स अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवीजन के टाइम पे बहुत यूज़फुल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। भागीरथी इज अ हेड स्ट्रीम ऑफ विच रिवर? भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है? यह हमने अभी अभी देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में। एसएससी जीडी 2023 का ये सवाल है। आपको पूछा गया है भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है? आपके ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या सिंधु। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी, जो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर क्या बनाती थी? गंगा बनाती थी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ भागीरथी किस नदी की मुख्य धारा है? गंगा नदी की, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से ही तो गंगा बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? एसएससी सीजीएल 2021 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है अमेजन, मिसिसिपी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील। आपको बताना है कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र।
सबसे पहले हम समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। जब कोई बड़ी नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। इस वजह से वह अपने साथ लाई गई मिट्टी और गाद को जमा करने लगती है, जिससे त्रिकोण के आकार की एक आकृति बनती है। इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब जैसे कि हमने नदी का नाम दिया गया गंगा ब्रह्मपुत्र, इसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। इसके रिलेटेड भी हमने अभी गंगा ब्रह्मपुत्र का जब हमने सफ़र देखा था तो हमने देखा था कि जब बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं हम? जमुना के नाम से। और जब गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में तो उसको हम किस नाम से जानते थे? पद्मा के नाम से, राइट। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये डेल्टा मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से होता है? बांग्लादेश में इसे हम पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये पद्मा और जमुना के मिलने से ये सुंदरबन डेल्टा बनता है? ये सुंदरबन डेल्टा, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, इसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और बचा हुआ 40% हिस्सा वो हमारे भारत में है। पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है ये, राइट। तो हम कह सकते हैं ये जो डेल्टा इतना बड़ा बन रहा है ये बांग्लादेश में भी है इसका कुछ पार्ट और हमारे भारत में भी है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं हम, राइट। अब ये सुंदरबन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सुंदरी नाम के मैंग्रोव वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये पेड़ों की खासियत ऐसी है कि खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस डेल्टा को ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे ग्रीन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दुनिया के सबसे घने मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पे और ये इसलिए भी फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। रॉयल बंगाल टाइगर का ये एकलौता प्राकृतिक घर है जो पानी में तैरना जानते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके रिलेटेड, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इतने भी फैक्ट्स है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन भी हमने अभी देखा है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए देखते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलुज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किस नदी की सहायक नदियां हैं? एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। आपको बताना है ये 5 नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंधु। हमने जब सिंधु नदी का सफ़र पढ़ा था तो हमने देखा था कि पाकिस्तान के मिठनकोट में इन 5 नदियों का जो संयुक्त जल है वो किस नदी में मिल जाता है? सिंधु नदी में मिल जाता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिंधु नदी। क्या अभी ये क्वेश्चन पूछा होता कहाँ पे इनका मिलन होता है, कहाँ पे इनका संगम होता है? पाकिस्तान के मिठनकोट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। इट्स वेरी इजी। विच रिवर इज नोन एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किसे जाना जाता है? एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शन है यमुना, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। विच रिवर इज नोन एज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में किसे जाना जाता है? एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है ये। आपके ऑप्शंस हैं यमुना, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा को 2008 में भारत की नेशनल रिवर घोषित किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारे। सूरजकुंड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। सूरजकुंड मेला भी बहुत फेमस है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर? बहुत ही हॉट टॉपिक है ये एग्जाम का, एसएससी के स्पेशली। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? एसएससी सीजीएल 2023 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1947, 1960, 1972 या 1965। आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1960। दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि सिंधु जल संधि की जरूरत पड़ी क्यों थी, राइट। 1947 में जब सरहदें खींची, मतलब जब बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो नदियां तो भारत से ही बहकर पाकिस्तान जा रही थी। तो पाकिस्तान को डर था कि भारत कभी पानी रोक देगा तो क्या होगा। तो भारत चाहता था कि अपनी नदियों पर उसका पूरा हक रहे। बट 1948 में भारत ने पंजाब की नहरों में पानी रोक दिया था। इससे पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में सिंचाई ठप हो गई। हालांकि हमने बाद में पानी छोड़ दिया था, लेकिन इस घटना से पाकिस्तान डर गया। तो इसी झगड़े को खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक ने बीच बचाव किया और 1960 में कराची में जवाहरलाल नेहरू जी ने और अयूब खान ने इस परमानेंट सॉल्यूशन पर दस्तखत किए और इसी को हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, और या फिर सिंधु जल संधि पे इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। सो बीच में मीडिएटर कौन था, ये कराने वाला कौन था? वर्ल्ड बैंक था। सो इट्स वेरी, और कहाँ हुई थी? तारीख 19 सितंबर 1960 कराची पाकिस्तान में हुआ था। हस्ताक्षर किसने किए थे? इंडिया की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान थे। और मीडिएटर, ये करवाने वाला कौन था? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो झगड़ा चल रहा था, बट इसे सुलझाया किसने? मीडिएटर कौन था? तो ये थी वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक ने ये संधि करवाई है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब इसे समझ लेते हैं थोड़ा। इस संधि में एक्चुअल में हुआ क्या? इस संधि के तहत कुल 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, राइट। क्योंकि संधि तो जल संधि थी। अब आप देख सकते हैं रावी, ब्यास और सतलुज जो मिला है वो भारत को मिला है, पूरा अधिकार इसको भारत को मिला है। बट जो वेस्टर्न रिवर थी, जो पश्चिमी नदियाँ थी, जो है सिंधु, झेलम और चीनाब, उसका मुख्य अधिकार वो पाकिस्तान को मिला है। मुख्य अधिकार, पूरा अधिकार नहीं मिला है, मुख्य अधिकार मिला है। सिंधु, झेलम और चीनाब के 20% वाटर हम भारतीय भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हम करते भी हैं। तो ये थे इसके रिलेटेड डेटा, कभी एग्जाम्स में पूछते हैं ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन क्वेश्चन नंबर 11। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? एसएससी एमटीएस 2024 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, हिंडन, चंबल। यमुनोत्री ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आपको बताना है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यमुना, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है हमारी यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इन इंडिया? आपको बताना है लंबाई, कुल लंबाई कितनी है भारत में गंगा नदी की, कुल लंबाई कितनी है? एसएससी सीपीओ 2022 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 2900 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर। भारत में गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है? और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 2525 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। लोहित नदी,
अभी अभी हमने ये लोहित नदी के बारे में देखा था। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी का सफ़र देख रहे थे तब ये लोहित नदी के बारे में हमने देखा था। चलिए समझते हैं इसे। इन विच स्टेट इज द लोहित रिवर लोकेटेड? लोहित नदी किस राज्य में स्थित है? एसएससी CHSL 2021 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। आपको बताना है लोहित नदी कहाँ पे स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 1 के ब्रह्मपुत्र नदी के सफ़र में चले जाते हैं। तो थोड़ा ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का सफ़र। क्या मैं कह सकती हूँ लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है? क्योंकि हमने पढ़ा था जब असम में ब्रह्मपुत्र नदी दिबांग और लोहित से मिलती है तब जाके एक्चुअल में उसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं और वो अपना बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है और वहाँ पे वो सबसे बड़ी नदी द्वीप भी बनाती है। हमने यही पढ़ा था, राइट? तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, राइट? तो हमें ये समझ आ जाता है इधर से कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें पता लग गया कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। और इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं लोहित नदी के बारे में। लोहित नदी को हम खूनी नदी भी कहते हैं। खूनी नदी क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो पानी है वो लाल रंग का दिखता है। अब लाल रंग का क्यों दिखता है? बिकॉज इसमें जो मिट्टी है वो लाल रंग की होती है जिसकी वजह से इसका पानी लाल रंग का दिखता है। लोहित का खुद का मतलब भी होता है लाल, राइट? अब 2 फैक्ट्स हमें पता चल गए। अब तीसरा फैक्ट ये है कि इस लोहित नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं, एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ढोला सदिया पुल, जिसे हम भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। ये बनी है लोहित नदी पर। अब ये ब्रिज का इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये पुल अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है और इसकी टोटल लंबाई है 9.15 किलोमीटर। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किशनगंगा। द किशनगंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? एसएससी CGL 2024 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चीनाब और रावी। आपको बताना है किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, झेलम। हम समझते हैं किशनगंगा नदी का सफ़र। इसका उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास, वहाँ पे है कृष्णसर झील, राइट? तो कृष्णसर झील से ये निकलती है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा गुरेज घाटी है, ये वहाँ से गुजरते हुए LOC को पार करते हुए कहाँ पहुँच जाती है? POK में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये प्रवेश कर लेती है। तो जैसे ही ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो किशनगंगा का नाम क्या हो जाता है? नीलम हो जाता है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है नीलम नदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो आपका जवाब होना चाहिए किशनगंगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फराबाद जो कि POK की राजधानी के पास है, वहाँ पे ये किस नदी के साथ मिल जाती है? वहाँ पे ये मिल जाती है झेलम नदी के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है झेलम रिवर की सहायक नदी। उसके बाद झेलम के साथ मिलके ये आगे पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ जाती है। तो ये सफ़र। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली इन नॉर्थ इंडिया? उत्तर भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? एसएससी MTS 2023 का ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है यमुना, दामोदर, सोन या कोसी। आपको बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दामोदर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्ट वैली होती क्या है। भ्रंश घाटी हम किसे कहते हैं? जब जमीन का एक हिस्सा 2 बड़ी दरारों के बीच
नीचे धंस जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी कहते हैं, राइट। अब हम समझते हैं कि दामोदर नदी और रिफ्ट वैली के कनेक्शन क्या है। दामोदर रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, जो कि है झारखंड में, ठीक है। ये नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच एक बहुत पुरानी दरार या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसी वजह से ये नदी अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में कोयला और खनिज बहाकर लेके जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक भी कहते हैं, सॉरो ऑफ बंगाल। अब क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि पहले दामोदर नदी में बहुत भयानक बाढ़ आती थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सॉरो ऑफ बंगाल। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पहले 15 सवाल। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको 15 में से कितने स्कोर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।